12 सितंबर 1972 केप टाउन के बीच पर खिली हुई धूप में एक आदमी अंडरवियर में पसरा हुआ जूस को मजे से पी रहा है। बीच की यह शांति उसे मंत्रमुग्ध कर रही है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और फोन पर बात करते करते अचानक उसका चेहरे का रंग उड़ने लगता है। फोन कटने तक उसका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका होता है। वो तुरंत अपनी शर्ट पहनता है और फौरन 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के लिए निकल पड़ता है। ऐसा सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि आज दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहा है। दुनिया भर में फैले मोसाद एजेंट्स जिन्हें 10 दिन पहले ही छुट्टियां नसीब हुई थी, उन्हें आज फिर से इजराइल वापस बुला लिया जाता है। दोस्तों, इन लोगों को अचानक इजराइल एक ऐसे मिशन पर भेजने के लिए बुलाता है जिसे करने की हिम्मत CIA और MI6 जैसी बड़ी-बड़ी एजेंसियों में भी नहीं है। 13 सितंबर 1972 तेल अवीव, इजराइल की यह घटना होती है। मोसाद हेडक्वार्टर के कमरे में ये अचानक बुलाए गए एजेंट्स अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। तभी कमरे में मोसाद चीफ प्रवेश करते हैं और एक आदमी को कुछ इशारा करते हैं। वो आदमी इस कमरे में लगे बड़े से प्रोजेक्टर पर एक चश्मे वाले आदमी की तस्वीर दिखाता है। उसके बाद वो एक एक कर 2 और आदमियों की तस्वीर दिखाता है। सारे एजेंट्स स्क्रीन की तरफ कंफ्यूजन में देख रहे होते हैं। तभी मोसाद चीफ कहते हैं, आज से पहले कई बार हम सबने अपने टारगेट्स को ऐसे स्क्रीन पर देखा है, लेकिन इन तस्वीरों में कुछ खास है। इसके बाद मोसाद चीफ इन सबके कारनामे सबको बताने लगते हैं। फिर कहते हैं कि ये सब बातें एक तरफ, इन लोगों में खास ये है कि इनकी जहन्नुम जाने का टिकट खुद प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है। ये सुनकर सारे एजेंट्स थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि अगर खुद प्राइम मिनिस्टर किसी मिशन में इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब खतरा न्यूक्लियर वार जितना बड़ा है। अब सारे एजेंट्स ये जानने के लिए बेकाबू होने लगते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है। इनकी बेसब्री को तोड़ते हुए मोसाद चीफ कहते हैं कि ये तीनों म्यूनिक हत्याकांड के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, म्यूनिक हत्याकांड वो दर्दनाक वाकया है जिसे दुनिया आज तक भुला नहीं पाई। ये बात 1972 के ओलंपिक्स की है जो जर्मनी में हुए थे। इस ओलंपिक्स में इजराइल से नफरत करने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PLO ने अपने आतंकवादियों को ओलंपिक्स में भेजकर वहां मौजूद 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी से मोसाद ने कसम खा ली थी कि उनके एथलीट्स को मौत का बदला लेने के लिए अगर उन्हें जहन्नुम भी जाना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। मीटिंग में मोसाद चीफ के मुंह से म्यूनिक हत्याकांड का नाम सुनते ही अचानक सारे एजेंट्स का पारा गर्म होने लगता है। उनके अंदर जल रहे प्रतिरोध की ज्वाला को मोसाद चीफ भांप लेते हैं और एक आखिरी बार कहते हैं कि मैं जानता हूं आप पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं और अब वो समय आ गया है। हमारे पास जरूरत की सारी इंफॉर्मेशन है और हम लोग एक मिशन पर जा रहे हैं जिसका नाम होगा ऑपरेशन डेथ ऑफ गॉड। मोसाद चीफ की यह बात खत्म होते ही उसी पल से मोसाद दुनिया के सबसे डेयरिंग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देती है, जिसमें ना तो वो अमेरिका की परवाह करते हैं और ना ही यूनाइटेड नेशंस की, और इन तीनों आतंकवादियों को दुनिया के अलग अलग देशों में घुसकर असैसिनेट करते हैं। अक्टूबर 1972 आज मोसाद की टीम पूरी तैयारी के साथ अपने पहले टारगेट जोएल ज्वेटर की हत्या करने रोम पहुंच चुकी है। ज्वेटर वही आदमी है जिसने आतंकवादियों को इजरायली खिलाड़ियों के म्यूनिक में कौन सी बिल्डिंग और कौन से फ्लोर पर रह रहे हैं ये सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। अब एजेंट्स रोम पहुंच तो गए, लेकिन इस बात से बेखबर है कि उनका पीछा करते करते एक दाढ़ी वाला आदमी भी रोम में उतरा है जो मोसाद के इस ऑपरेशन की गले की हड्डी बनने वाला है। और रोम पहुंचते ही एजेंट्स एक अपार्टमेंट पे किराए पर कमरा लेते हैं और ज्वेटर पर नजर रखनी शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक निगरानी करने के बाद एजेंट्स उसकी दिनचर्या को भांप चुके होते हैं। रोज की तरह आज भी ज्वेटर अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है। अब वो अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में घुस जाता है और वहां मौजूद लिफ्ट का बटन दबाता है और वो लिफ्ट के खुलने का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक पार्किंग की लाइट बंद हो जाती है और पूरी पार्किंग में खूब सा अंधेरा हो जाता है। ज्वेटर मन में सोचता है कि अचानक लाइट कैसे चली गई, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। थका हुआ ज्वेटर, उसके लिए इस समय अपने बिस्तर से जरूरी और कुछ भी नहीं है। वो लाइट की फिक्र किए बिना लिफ्ट में घुसने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है और तभी उसे गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। उसका नाम जोएल ज्वेटर है क्या? इतना सुनकर वो गर्दन पीछे घुमाता है और 2 हट्टे कट्टे आदमी उसके माथे पर बंदूक ताने खड़े होते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दिल मानो एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। तभी गोलियों की आवाज आती है और तुरंत ही वो जमीन पर गिर जाता है। ये दोनों मोसाद के एजेंट तुरंत यहां से निकल जाते हैं। इसके जाते ही पार्किंग में वो दाढ़ी वाला आदमी मरे हुए ज्वेटर की तस्वीर खींचने लगता है। इधर एजेंट्स अपनी पहली कामयाबी से काफी खुश महसूस हो रहे होते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अगला टारगेट पिछले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। और तो और मोसाद के इन एजेंट्स की प्लानिंग में एक और बहुत बड़ा गड्ढा है जो सारे मोसाद एजेंट्स को आगे चलकर ले डूबेगा। दिसंबर 1972 आज करीब 2 महीने बाद एजेंट्स पेरिस में बेखबर उतरते हैं। इनके दूसरे टारगेट का नाम हमश है। ये वही आदमी है जिसने म्यूनिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के नकली पासपोर्ट बनवाए थे और ये सुनिश्चित किया था कि सारे आतंकवादी म्यूनिक सही सलामत पहुंच जाएं। एजेंट्स हमश को मारने की पूरी तैयारी करके आए हुए होते हैं, लेकिन खुद को बचाने की उनकी खुद की तैयारी बहुत कमजोर होती है, क्योंकि ये पेरिस में बेफिक्र घूम रहे हैं और इस बात से पूरी तरह अनजान कि फिर से वही दाढ़ी वाला आदमी उनके पीछे पीछे ही पेरिस में उतरा है। एजेंट सबसे पहले हमश की दिनचर्या को रिकॉर्ड करते हैं। 1 हफ्ते की सर्विलेंस के बाद
उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। हमश अपनी बेटी और बीबी के साथ रहता है और रोज सुबह वो 8 बजे ये दोनों हमश को घर में अकेला छोड़कर चली जाती हैं। अब एजेंट्स ने प्लान बनाया कि हमश के फोन में छोटा बम फिट करेंगे और उसकी वाइफ और बेटी के घर से निकलते ही हमश को मार डालेंगे। अब एक एजेंट हमश को पत्रकार बनकर फोन मिलाता है और उसका इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। एक दिन हमश इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है और उस दिन चुपके से एजेंट्स हमश के घर में बम फिट कर देते हैं। अब आता है वो दिन, गाड़ी में बैठे 2 एजेंट्स हमश के घर पर नजर टिका लेते हैं और एक एजेंट फोन बूथ के पास खड़ा हो जाता है। प्लान के हिसाब से एजेंट्स हमश की वाइफ और बेटी का घर से निकलने का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते करीब 8 बज गए थे और एजेंट्स चौंक जाते हैं क्योंकि वे दोनों किसी भी वक्त बाहर आने वाली होती हैं। लेकिन आज सूरज पता नहीं किस दिशा से निकला था, 8:30 बजने को आए और घर से अभी तक कोई बाहर नहीं निकला। चाहे संडे हो या कोई भी दिन हो, पिछले 1 महीने में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आज जब एजेंट्स हमस को मारने आए तब अचानक घर से बाहर कोई नहीं निकलता है। अब उनकी बेचैनी बढ़नी शुरू हो जाती है, कहीं उनका प्लान एक्सपोज तो नहीं हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सवालों का ज्वालामुखी उनके मन में फूट रहा होता है और सोच रहे होते हैं। तभी घर से हमश की वाइफ और बेटी बाहर निकलती हैं। ये देखकर एजेंट्स की उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है और वे चैन की सांस लेते हैं। लेकिन वो दाढ़ी वाला आदमी इन एजेंट्स के सारे कारनामों के सबूत अब तक फ्रांस पुलिस को दे चुका होता है और वे किसी भी वक्त इन एजेंट्स को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। इधर एजेंट्स उत्सुक हो जाते हैं कि एक समस्या तो खत्म हुई और दूसरी समस्या उनकी तरफ आगे बढ़ रही है और वे उससे अनजान हैं। टेलीफोन बूथ से एजेंट हमश को फोन मिलाता है। हमश जो अभी अभी नहाकर निकला है वो अपने बाल सहला रहा होता है। फोन उठाता है। टेलीफोन बूथ में खड़ा एजेंट उसकी आवाज सुनते ही गाड़ी में बैठे एजेंट्स को अंगूठा दिखाता है। गाड़ी में बैठा एजेंट तुरंत बम डिटोनरेट कर देता है और तभी उधर हमश के हाथ में पकड़ा हुआ टेलीफोन ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट अपने दूसरे टारगेट को भी मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इधर एजेंट्स अपने टारगेट को नरक भेजकर अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे होते हैं। तभी इस मोहल्ले में सायरन की आवाज गूंजने लगती है। एजेंट्स को कुछ समझ नहीं आता है और वे फटाफट टेलीफोन बूथ वाले एजेंट्स को गाड़ी में बिठाते हैं और भागने लगते हैं। इधर फ्रांस पुलिस हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाती है और करीब 1 घंटे तक पेरिस की गलियों में गाड़ी भगाने के बाद इन एजेंट्स को थोड़ी राहत मिलती है। एजेंट्स इस पुलिस वाले इंसिडेंट को एक इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन एजेंट्स को यह इंसिडेंट इत्तेफाक नहीं मानना चाहिए था। ऐसा क्यों? इसका जवाब हम आगे आपको बताएंगे। अब 1972 के अंत तक मोसाद अपने पहले 2 टारगेट को तो ऊपर पहुंचा चुका था और 1973 की शुरुआत से ही मोसाद एक एक कर म्यूनिख हत्याकांड के लिए जिम्मेदार बाकी आतंकवादियों का भी शिकार करना शुरू कर देता है और साथ साथ पीएलओ के ऊपर मिसाइल अटैक भी करता रहता है। इससे पीएलओ की कमर बुरी तरह टूट जाती है। लेकिन इतने सारे इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने के बाद भी एजेंट्स के सीने में जल रही प्रतिरोध की आग कम होने की जगह और ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि अब ये अपने सबसे खतरनाक दुश्मन अली हसन सलामी है। सलामी वो है जिसके दिमाग में म्यूनिख हत्याकांड का जन्म हुआ था। उसने म्यूनिख हत्याकांड के लिए फंडिंग इकट्ठा की, आतंकवादियों की टीम तैयार की और आखिर में उन्हें हथियार से लेकर वो हर चीज इस्तेमाल प्रोवाइड करवाई जिसके कारण बेकसूर इजरायली खिलाड़ियों को दर्दनाक मौत दे पाए। इस सबके अलावा सलामी ने इजरायली पीएम को मारने की कोशिश भी की थी। बैंकॉक में इजरायली एम्बेसी पर अटैक करवाया था और यहां तक कि आतंकवादियों को खतरनाक स्ट्रेला मिसाइल उपलब्ध करवाने वाला भी सलामी ही था। इसलिए सलामी को मारना मोसाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम था। 21 जुलाई 1973 को मोसाद के एजेंट सलामी को मौत के घाट उतारने के लिए नॉर्वे पहुंच चुके होते हैं। वहां पर जब जाकर देते हैं तो वो बेखौफ, ना तो कोई बॉडीगार्ड, ना ही कोई किला, ना तो बंगला, ऐसे ही घूम रहा होता है और वो अपने साथियों के हाथों में हाथ डाले हुए एक सुनसान रोड पर पैदल चल रहा होता है। अचानक उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी का शीशा खुलने लगता है। सलामी की नजर गाड़ी में बैठे आदमी की आंखों पर पड़ती है और उसे अपनी मौत की बेसब्री से इंतजार करते हुए वो देखता है। सलामी को आगे करके भागने की कोशिश करता है, उससे पहले ही ये आदमी बंदूक निकालकर सलामी पर गोलियां बरसा देता है। सलामी लहलुहान मोम के पुतले की तरह वहीं गिर जाता है। गाड़ी वहां से फिर रफू चक्कर हो जाती है और सलामी का यह दृश्य देखकर उसका साथी फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। इधर मोसाद एजेंट्स के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होता है क्योंकि आज वे अपने खिलाड़ियों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए थे। लेकिन शायद सलामी अभी भी बचा हुआ है, इसलिए एजेंट्स को मोसाद हेडक्वार्टर से एक मैसेज आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने सलामी की जगह एक साधारण वेटर को मार दिया। यह सुनकर मोसाद एजेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल मोसाद से नॉर्वे में जो ये गलती हुई वो उस दाढ़ी वाले आदमी का ही बिछाया हुआ जाल था। दुनिया के किसी दूसरे कोने में इस वेटर की हत्या वाली खबर सुनकर वो दाढ़ी वाला आदमी या कहें तो अली हसन सलामी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये मोसाद अभी इतनी भी होशियार नहीं हुई है। मैं महीनों से इनके पीछे घूम रहा हूं, इनकी सारी चालों में से एक कदम आगे चलता हूं और ये सोचते हैं कि मुझे ऐसे ही आसानी से मार देंगे। इधर अब तक नॉर्वे पुलिस एजेंट्स के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी होती है। वे अपना सामान बांधकर इजराइल के लिए निकलने लगते हैं और अब बारी बारी अलग अलग फ्लाइट्स में बैठ जाते हैं। लेकिन यह गलती मोसाद का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। 2 एजेंट्स को नॉर्वे पुलिस पकड़ लेती है और वे पूरे मिशन की सच्चाई बक देते हैं। इस कारण इजराइल की पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में किरकिरी हो जाती है और ऑपरेशन रथ ऑफ गॉड्स को बिना उसके अंजाम तक पहुंचाए ही तुरंत
बंद करना पड़ता है। 15 जनवरी 1979 बेरूत लेबनान, नॉर्वे में मोसाद को चकमा देने के 6 साल बाद सलामे अब बेरूत में पूरे तामझाम के साथ रह रहा होता है। अब उसे चारों तरफ बॉडीगार्ड्स घेर कर रखते हैं और जब वो सड़क पर चलता है तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के कॉन्वॉय के साथ चलता है। सलामे को लगने लगा है कि मोसाद ने घुटने टेक दिए हैं और अब वो इजराइल को कितना भी डरा सकता है, लेकिन उधर ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के ऑफिशियल बंद होने के बाद भी इजराइल सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा छोड़ना मोसाद को गवारा नहीं जाता है। इसलिए पिछले 6 सालों से मोसाद गुप्त रूप से सलामे को ढूंढने का प्रयास जारी रखती है और इसी खोज में अब एक नया मोड़ आता है। मोसाद को एक इनपुट मिलती है जिसमें सलामे की लोकेशन ठीक ठीक बताई गई होती है। लोकेशन मिलते ही मोसाद बिना समय बर्बाद किए सलामे को मारने का प्लान तैयार करती है और उसी के तहत सलामे की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में एरिका नाम की मोसाद एजेंट रहने के लिए आती है। वो सुबह बालकनी में बैठ जाती और शाम तक वहां पेंटिंग बनाती रहती है। दरअसल एरिका पेंटिंग की आड़ में सलामे के घर से निकलने और लौटने की टाइमिंग पर पैनी नजर रख रही थी। एरिका को ऐसा करते अब तक 1 हफ्ता हो चला था और आज उससे मिलने मोसाद के कुछ मेहमान आते हैं। वे एरिका से पूछते हैं क्या तुमने निर्णय लिया है? एरिका हां में सिर हिलाती है। अगले दिन सुबह 10 बजे सलामे ब्लू कलर का कोट पहनकर अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है। उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी निकलती है, बॉडीगार्ड्स भी निकलते हैं और अब सामने खड़ा बॉडीगार्ड इसकी सेरलेट का दरवाजा खोलता है, सलामे की गाड़ी में बैठ जाता है और उसका कॉन्वॉय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एरिका आज रोज की तरह बालकनी में नहीं बैठी है बल्कि अपनी बालकनी से थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में बैठी है। एरिका के सामने वाली बिल्डिंग में एक और मोसाद एजेंट बैठा हुआ है और वो पूरी अपनी दूरबीन से सलामे के कॉन्वॉय को देख रहा है। दरअसल एरिका जिस बिल्डिंग में है उसकी पार्किंग में एक वैन खड़ी है जिसके में एक घातक बम रखा हुआ है और उसका रिमोट एरिका अपने हाथ में पकड़े हुए बैठी हुई है। अब कॉन्वॉय वैन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और ये दूरबीन वाला एजेंट एरिका को दूर से एक अजीब सा इशारा करता है जिसे देख एरिका तुरंत बटन दबाती है और सलामे की ठंड उड़ने का इंतजार करने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और सलामे बेफिक्री से आगे बढ़ता रहता है। एरिका घबरा जाती है और फिर जोर से बटन दबाती है लेकिन कॉन्वॉय अभी भी आगे बढ़ता रहता है। अब एरिका रिमोट की बैटरियां निकाल के वापस डाल रही होती है और इधर कॉन्वॉय किसी भी पल बम वाली वैन को क्रॉस कर सकता है। एरिका फटाफट बैटरियां डालती है और पूरा जोर लगाकर बटन दबा देती है लेकिन बम ब्लास्ट नहीं होता और कॉन्वॉय अब वैन के बिल्कुल सामने पहुंच चुका होता है। एरिका बुरी तरह से डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं सलामे ने हमें फिर से नॉर्वे की तरह फंसा तो नहीं दिया। ऐसे ही सवालों का तूफान उसके मन में, वो सोचने लगती है, तूफान जैसे सवाल उसके मन में उलटफेर मचाने लगते हैं। वो घबराहट से लगातार बटन दबाती रहती है और सामने वाले बिल्डिंग में बैठे दूरबीन वाले एजेंट की तरफ निराश होकर देखने लगती है। एरिका ने अब हार मान ली है और वो आंखों में आंसू छुपाए खुद को कोसने लगती है क्योंकि कॉन्वॉय लगभग क्रॉस कर चुका होता है। तभी एक जोर का धमाका होता है और एरिका के अपार्टमेंट के शीशे तड़क जाते हैं, सब कुछ टूट जाता है। धमाका इतना जोर से होता है कि सलामे की कार आग का गोला बन जाती है। एरिका बालकनी से नीचे झांकती है और सलामे लगभग जला हुआ रेंगते हुए अपनी जलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलता है और सड़क पर गिर जाता है। अब सलामे की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और जितने लोगों को उसने दर्द दिया था उनकी चीखें उसे सुनाई देने लगती हैं। कुछ देर तक सड़क के बीचों बीच ये ब्लैक सितंबर का सबसे खतरनाक आतंकवादी पैर से मसले हुए काकरोच की तरह पड़ा रहता है और फिर आखिर में दर्द से कराते हुए दम तोड़ देता है। दोस्तों, कुछ इस तरह मोसाद ने अपने नागरिकों को इंसाफ दिलाने के लिए सारी हदें पार करके रख दी थी। क्या आप मानते हैं कि कई बार देश की सुरक्षा के लिए मोसाद की तरह कुछ रूल्स तोड़ने पड़ते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम रा का ऐसा ही मिशन कवर करने की सोच रहे हैं जिसमें वो मोसाद की तरह हर तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की हत्या करती है, किस तरीके से हम उसके ब्रेवरी को एक्सप्लेन करें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। टारगेट है 5000 लाइक्स का और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर कर दें और मोसाद के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और लाइक का टारगेट है 5000, अगर 5000 देते हैं तो हम रा के ऊपर पूरा एक जो उसका इंटीरियर जितने भी मिशन हुए हैं सब कुछ पूरे एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।